नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है। तो बात 25 में आज हम एक बार फिर से अडानी साहब की बात कर लेते हैं। भाई अडानी साहब की बात क्यों करनी ज़रूरी है? क्योंकि ये जितने भी एक विशेष एजेंडाबाज समूह के पत्रकार हैं, मुख्य रूप से आप समझ लीजिए व्यापार विरोधी पत्रकार जो हैं, बड़े नामी नामी पत्रकार हैं, वो इस बात में लग पड़े हैं कि अडानी साहब को कोल का ठेका क्यों मिल रहा है। फिर कोई रिपोर्टर्स कलेक्टिव है। कलेक्टिविज्म क्या होता है? यानी कि वामपंथियों का एक समूह है। तो लॉयर्स कलेक्टिव भी है। तो लॉयर्स कलेक्टिव में भारत की जो है सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील उसके मेंबर हैं, यानी कि वो भी वामपंथी हैं। तो भारत के न्यायतंत्र पे बहुत लंबे समय से वामपंथियों का काफ़ी अधिक प्रभाव रहा है। तभी तो वो रात को जो है वो आतंकवादियों के लिए जो है वो कोर्ट लगवा देते थे, सुबह सुबह लगवा देते थे। इतना प्रभाव था। आतंकवादियों को पूरा न्याय मिलना चाहिए, उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जहाँ तक हो सके उनको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने अपराध किया है उस अपराध के कारण बहुत सारे हैं जो उनके हाथ में नहीं हैं। और ये बेचारे इमोशनल व्यक्ति हैं। इनको बचपन में कभी किसी सिपाही ने थप्पड़ मारा था, कभी किसी इसने ये किया था वो किया था, यानी कि दुनिया भर का कचरा। तो अब जब वकील लोग इतना कर रहे हैं, न्यायतंत्र पे इतना लंबा समय तक उनका कंट्रोल रहा, उसकी बात आज नहीं करेंगे। तो यहाँ अडानी साहब के पीछे लग गए हैं। उनका कभी अडानी साहब को ये कुछ विशेष सरकारें जो हैं वो उनको कोल का ऑर्डर दे रही हैं, दूसरे नहीं दे रहे। अब पिछले 10 साल में क्या हुआ, कई ऐसे मौके आए हैं जहाँ की कोयले का भंडार ही नहीं है जो है वो थर्मल पावर प्लांट में, और कोयला होता है भारत के ईस्ट में और झारखंड में और क्या कहते हैं उसमें उड़ीसा में इस तरफ होता है, और पावर प्लांट लगे हुए सारे भारत में। और भारत का जो कोयला है, अब उसको समझने की बात है, थोड़ी सी टेक्निकल बात कर लेते हैं कि उसके क्लोरीफिक वैल्यू, यानी कि 1 टन कोयला जलाने से जितनी ऊर्जा मिलती है और कितनी राख इकट्ठी होती है उसका लिमिट बहुत ज़्यादा है। तो अगर पूरा भारतीय कोयला जलाया जाएगा इन संयंत्रों में तो इनकी मशीनें खराब होंगी और इनकी एफिशिएंसी कम होगी। यानी कि कोयला हम ज़्यादा जला रहे हैं, बिजली कम पैदा हो रही है, राख ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, उसके कारण मशीनें भी जो है ना उनका भी वो भी ख़राब जल्दी होंगी। तो उसका एक सोल्यूशन है कि विदेश से कोयला मंगा के, मुख्य रूप से इंडोनेशिया से, और जो हाई क्लोरीफिक वैल्यू का कोयला है उसको उसमें मिला दिया जाता है। और वो लाने के लिए पूरा सिस्टम बैठा रखा है अडानी साहब ने, क्योंकि अडानी साहब ने वहाँ पे माइंस भी ले रखी हैं। वहाँ पे भारत के वामपंथी पहुँच गए थे और उन्होंने यहाँ पे पूरा अड़ंगा लगाने की कोशिश की कि इनकी माइनिंग बंद हो जाए। और भाई वामपंथी सब जगह मिलते हैं। ऐसा है कि जितने भी प्रजातांत्रिक देश हैं उसमें वामपंथी आपको बैठे मिल जाएंगे। मुख्य रूप से मीडिया में तो मिल ही जाते हैं और समाज सेवी, तथाकथित समाज सेवी संस्थानों में भी मिल जाते हैं। लेकिन इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, एक छोटी सी जो आजकल की दुनिया की हम खबर देते हैं कि कई बार हम खाना मंगाते हैं, कई बार बना नहीं पाते, या कोई और समस्या है, या हम अकेले हैं और खाना हमको चाहिए, तो हम खाने की 2, 3, 4 बार ट्राई करके एक पे तय कर चुके हैं कि भाई इससे खाना मंगाएंगे तो मेरे पास में 15-20 मिनट में, आधा घंटे में आ जाएगा, मैं खाना खा लूँगा, दूसरा काम कर लूँगा। ये एक अंदाज़ा हमने लगाया है और हर कोई भी लगा सकता है। तो वो एक प्रेफर्ड जो है ना सर्विस प्रोवाइडर को वो उसकी तरफ जाएगा। और दूसरी तरफ उसने देखा कि उसको बोलते तो 20 मिनट हैं, 1 घंटा लगा देते हैं, तो सब सारा मामला गड़बड़ हो जाता है। तो समय की कोई ध्यान नहीं है, यानी कि गुणवत्ता। तो अब जिस व्यक्ति ने जो माइंस ले रखी हैं इंडोनेशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, उनके पास में बड़े बड़े जहाज हैं, फिर मुंदड़ा जैसा एफिशिएंट हाईली मैकेनाइज्ड पोर्ट है, तो ये एडवांटेज दूसरे के पास कहाँ मिलेगी। लेकिन अब आपको समाजवादी दृष्टि से देखो, जहाँ इनको मेन दिक्कत है। अब क्या है कि 5,20,000
मेगावाट से ऊपर भारत में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, जिसमें 2.5 लाख करीब जो है वो थर्मल की है, बाकी 270-71 जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की है, और छोटी मोटी जो है वो उसकी परमाणु बिजली की भी है, वो बहुत कम है। तो अब आप ये देखिए कि इस परिप्रेक्ष्य में 8% थर्मल पावर प्लांट और करीब करीब इतना ही सोलर पावर प्लांट वो अडानी साहब के पास है। अब ये समाजवादियों को और वामपंथियों को यही दिक्कत है। वो कहते हैं कि कोई भी व्यापारी बड़ा नहीं बनना चाहिए। भाई कोई व्यापारी बड़ा बनता है, उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ता है। भाई मोटी सी बात है, अमेरिका ने क्यों प्रेफर किया कि चाइना में मैन्युफैक्चरिंग कराए? क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम थी, चीज़ों की खपत बढ़ रही थी। लेकिन अमेरिका और यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग होने से वो सस्ती होती नहीं, तो सस्ती होने का सीधा तरीका था वो भारत को भी बताया गया था, लेकिन भारत के समाजवादियों ने तुरंत उसको मना कर दिया कि हम दूसरी बार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम नहीं बनेंगे। भाई समाजवादी लोग हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह को याद रखते हैं। चीन के देंग साहब ने कहा आओ गुरु आओ, मेरे पास ज़मीन पड़ी है, मेरे पास आदमी है। उनके पास कोई टेक्निकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, है ना कि नहीं? चीन के अंदर जो पूरा का पूरा जो सांस्कृतिक क्रांति, कल्चरल रिवोल्यूशन, उसने सब चीज़ें सब बर्बाद कर दी थी। कोई IIM नहीं था, कोई IIT नहीं था। जैसे हमारे यहाँ विद्वान कहते हैं कि IIT से बनाने से हमें बड़ा फायदा हुआ, देश आगे बढ़ा। भाई चीन $19 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ा है 70 के आसपास में, उसके पास में कोई भी IIT नहीं था, ना ही कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट था। तो यानी कि उन्होंने कुछ अलग किया और हमसे तेज किया। हम यहाँ अपना ज्ञान बांटते रहे, लेकिन ये बात जरूर है कि IIM और IIT में पढ़ करके जो लोग अमेरिका गए, वहाँ जा कर के उन्होंने वहाँ की उच्च तकनीकी और उच्च शिक्षा उन्होंने ली, और अमेरिका में जा कर के अब वो सबसे अधिक जो है वो धनी और संपन्न जो है वो सेगमेंट, यानी कि प्रवासी जो अमेरिकन है, मतलब भारतीय हैं, वो सबसे अधिक, अमेरिकन से भी 1.5 गुनी उनकी संपन्नता है। तो ये तो हम भटक रहे हैं। तो फिर चले जाता हूँ अडानी साहब के पास में। तो साम्यवादियों और समाजवादियों की है कि ये 8% ऐसे क्यों कर लिया? अरे भाई वो एफिशिएंट है, उसके जरिए से अगर कोल मंगाओगे तो आपको इतना जो इन्वेस्टमेंट किया है उसके कारण वो आसानी से पहुंचेगा। उनके पास अपना पोर्ट है, उनके पास में माइंस है, उनके पास में जहाज है, और उनके पास में रेलवे का भी सिस्टम है और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का भी सिस्टम है। लेकिन इनकी समस्या ये है कि 8% क्यों? इनका मन चले, यानी कि पुराने समाजवादी नियम कायदों, क्योंकि समस्या वही है। इनको इस क्षेत्र की समस्याओं से, इस क्षेत्र की चुनौतियों से, इस क्षेत्र के पुराने अनुभवों से कोई लेना देना नहीं है। इस समस्याएं सॉल्व करें, उनसे कोई लेना देना नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रिड, इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ इनको एक बात पकड़ के बैठ गए हैं कि अडानी इतना बड़ा क्यों हो गया। भाई अडानी ने वामपंथी जो है वो उसके अंदर जा कर के वो भी तो बनाया था, झम्बंगम का पोर्ट बनाया वामपंथी सरकार ने। तो इनका ये है कि अडानी को जो भी काम मिलता है उसमें घपला होता है। अब देखिए इससे इस तरह का जो ये नैरेटिव वामपंथी हमारे देश के चलाते हैं, फिर इनके संबंध सारी दुनिया में हैं। यही खबरें जो यहाँ ये चेपते हैं, फिर उसके बाद में न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, द इकोनॉमिस्ट में, अल जजीरा, फजीरा, उन सब के अंदर ये छपती हैं और फिर कहीं और पहुँचती हैं। और उसके पहुँचने से जो है वो भारत को यूँ नुकसान होता है कि जैसे अभी पिछले ही दिनों की बात है कि एक पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिल गया था, केन्या के बड़े भारी पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अडानी साहब को। लेकिन इस झमेलों में और भारत के लोग भी वहाँ पहुँच गए कि गुरु क्यों अडानी से काम करा रहे हो, अडानी में ये घपला है वो घपला है। तो उन्होंने कहा अच्छा हाँ, और फिर वहाँ के भी जो वर्कर्स यूनियन थी वो भी झांसे में आ गई, और फिर चीन ने अपनी मार्केटिंग की। तो अब क्या हो रहा है, अडानी पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करके जो वो पोर्ट जो एयरपोर्ट बनाने वाले थे उसकी जगह अब जो है केन्या खुद इन्वेस्ट करेगा और उसके साथ साथ में चीन उसको लोन देगा। यानी कि पूरा प्रोजेक्ट प्रोफाइल, उसकी फाइनेंसिंग ही बदल गई। नुकसान हो गया भारत को, इसकी बात चर्चा हम पहले कर चुके हैं। तो ये जो डिस्टिंक्ट एडवांटेज फ्रॉम पिट टू पावर प्लांट है वो अडानी के पास है, किसी दूसरे के पास नहीं है।
इनकी समस्या ये है कि भारत की ऊर्जा क्षेत्र में 8% अडानी के पास क्यों है। ये तो 8 के पास में 1-1% होना चाहिए। भाई बात हो रही है दुनिया में, अडानी साहब जो हैं वो भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी काम कर रहे हैं, इजराइल में भी, लंका में भी, और भी जगह पे। तो यानी कि भारत की एक कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है, एक एफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, एक एक्सपर्टीज क्रिएट हो रही है। भाई इनको इकोनॉमी जो स्किल से तो कोई लेना देना नहीं है। इनका तो काम सिर्फ ये है कि कहीं छोटी मोटी खबर मिल गई, अब भाई जो है ना, ये रिपोर्टर्स कलेक्टिव, लॉयर्स कलेक्टिव, ये सारे पूरी तरह से वामपंथी संस्थान हैं और दुनिया भर में इसी तरह की टेढ़ी मेढ़ी खबरों को कहीं से उठा लेते हैं, उसमें नमक मिर्ची लगा लेते हैं, फिर वामपंथी, एक वामपंथी दूसरे को छापता है, फिर तीसरा उन दोनों को छापता है, फिर चौथा फिर उन पांचों को छापता है, और ऐसे दुनिया भर में फैल जाते हैं। और उनके जो वामपंथी मिजाज के देखिए, भारत में बहुत सारे लोग हैं, लाखों करोड़ों हो सकते हैं, वो उसको पढ़ते हैं और पढ़ करके फिर अपने ओपिनियन बना लेते हैं। उस ओपिनियन में वास्तविकता कितनी है, उसमें कितना झूठ है, उसमें डिस्टॉर्शन कितना है, उसमें वामपंथियों का जो एजेंडा कितना है, जो एजेंडा भारत में चल रहा है, वो चाहते हैं कि, और वो इस तरह की अजीब अजीब बातें कर रहे हैं, उसके बारे में फिर अलग से बात करेंगे। तो हमें आशा है कि छोटी सी बातचीत जो कि अडानी साहब के बारे में हुई, कि अडानी साहब के पास में भारत के अंदर ये रिन्यूएबल ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर 8% हिस्सा कैसे हो गया। 8 लोगों के पास होना चाहिए 1-1%, या कोई वामपंथी आएगा, नहीं 8 नहीं, 16 के पास आधा प्रतिशत होना चाहिए। तो 16 के पास आधा प्रतिशत होगा तो वो क्या तो उसकी कैपेबिलिटी होगी, क्या उसकी एफिशिएंसी होगी, और सरकारी लोग, अफसर लोग कितने लोगों से माथा मारेंगे। यानी कि कुल मिला के एक एफिशिएंसी की, एक एक्सपर्टीज की और स्किल डेवलपमेंट की, एक्सपर्टीज की बात है। लेकिन ये वामपंथियों को समझ में थोड़ी आती है। समाजवादी और वामपंथी एक्सपर्टीज में क्यों देखेंगे, इनको इस क्षेत्र की चुनौतियों से भी कोई मतलब नहीं है, अब उनको समाधान से तो कोई मतलब ही नहीं है। They are never part of any solution. All the communists and Marxists and socialists and blah blah blah, they have never been part of any solution. They are always a part of a serious problem और बिल्डिंग अप a serious problem. तो वो ही नैरेटिव, वो ही कथानक भारत में चल रहा है। तो हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी। तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।